नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो केंद्रीय विद्यालय की आपकी परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए इसमें जो पदों की संख्या क्या उन्हें बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं जाएगा, क्योंकि सेम रिक्रूटमेंट आपको इससे पहले 2018 में केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, जिसमें आपके पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट रिक्रूटमेंट आने के बाद, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स के लिए लिस्ट भी आ गई थी कैंडिडेट्स की, उसके बाद हमें ये 30/1/2019 को नोटिफिकेशन देखने को मिला था लास्ट टाइम। तो ये वो सीट्स हैं जो ऑलरेडी 2018 के नोटिफिकेशन में दी गई थी। जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला था तो उसमें इतनी सीट्स दी गई थी, आप ये देख सकते हैं। अब इसमें हुआ ऐसा था 2018 में लास्ट टाइम कि पीआरटी की जो सीट्स थी उन्हें तो घटा दिया गया था, बाकी टीजीटी और पीजीटी को बढ़ा दिया गया था। आप इधर मेंशन भी कर रखा है, देख सकते हैं। पीआरटी की जो सीट्स थी 5300 से आपकी 3000 कर दी थी, लेकिन जो पीजीटी की थी वो 592 से आपकी 1000 दी थी, और जो टीजीटी की थी वो आपकी 1900 से बढ़ाकर 3908 कर दी थी। कि पीआरटी की इसमें सीट्स घटा दी थी लास्ट टाइम इन्होंने। तो पीआरटी की सीट घटाने का एक अलग कारण है। फिलहाल आज की वीडियो में हम टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों केवीएस में पदों की संख्या बढ़ने की बात तभी करी जाएगी जब केंद्रीय विद्यालय में पद खाली हो। तो इससे मिलती जुलती सिचुएशन हमें 2018 में देखने को मिली थी, जिसका नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है। तो इससे मिलती जुलती सिचुएशन आपको इस बार भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आप जानते कल या परसों में आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिसमें ऑलरेडी जो टीचर्स केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट पोस्ट पर पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम दे सकते हैं। वो एक्चुअली प्रमोशन के लिए देते हैं, जैसे पीआरटी टीजीटी के लिए देते हैं या फिर हेडमास्टर के लिए देते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए देते हैं, और बाकी टीजीटी बड़ी पोस्ट के लिए भी दे सकते हैं पीजीटी से। बाकी वो उनके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है कितने समय से वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा पदों पर सीटें खाली चली गई हैं। अब वो किस सब्जेक्ट में कितने पदों पर सीट खाली गई है दोस्तों, ये आप नोटिफिकेशन के माध्यम से खुद ही देख लेना। सबसे पहले आपको क्या करना, आप ये देखना कि जो डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट निकली थी वो कितने पदों पर हमें देखने को मिलती, और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ कितने पदों पर हुआ। अगर मैं आपको टीजीटी संस्कृत का एग्जांपल देके बताऊं, आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहते हैं, उसे आप खुद से देख लेना। तो टीजीटी संस्कृत का अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा पद हमें खाली देखने को मिले। ठीक है, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है उसमें सीट्स भरी नहीं है। मतलब ये बताऊं, अगर कैटेगरी की तो कैटेगरी की तो सारे के सारे पद खाली हैं। बाकी जो जर्नल है, जो अनरिजर्व कैटेगरी थी, उसके भी काफ़ी ज़्यादा पद हमें खाली देखने को मिले। तो शायद से आपके जिस भी आपने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा था उसमें आप देख लेना, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा पदों की संख्या खाली देखने को मिली थी। और इससे मिलती जुलती ही सिचुएशन पिछली बार हमें देखने को मिली थी, जिसका फलस्वरूप क्या हुआ कि हमें पदों की संख्या बढ़ने को देखने को मिल गई, और सेम सिचुएशन इस बार देखने को मिल रखी है। तो शायद से आपकी इस बार भी पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि दोस्तों जो केंद्रीय विद्यालय का परमानेंट रिक्रूटमेंट का 2022 में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला था, इससे पहले भी जितने में नोटिफिकेशन देखने को मिल रखे उसमें सब में ये साफ साफ मेंशन करके रखते हैं कि जितने भी पदों पर हम ये रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं, इन पदों की संख्या को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों केंद्रीय विद्यालय नहीं चाहेगा कि उसके पदों की संख्या खाली पड़ी रहे, क्योंकि फिर से रिक्रूटमेंट निकालेंगे। और जो केंद्रीय विद्यालय में रिक्रूटमेंट या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस की हम बात करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है और काफ़ी समय बाद हमें रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। तो अगर केंद्रीय विद्यालय में अगर एलिजिबल या फिर कैपेबल कैंडिडेट ऑलरेडी मौजूद है, तो मैक्सिमम चांस होता है कि केंद्रीय विद्यालय उन अभ्यर्थियों को सीट से दे देगा, मतलब उन्हें ज्वाइनिंग दे देगा। तो सिचुएशन हमें लमसम मिलती हुई देखने को मिल रही है। तो एक तो आपका ये कारण हो गया कि जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसकी सीट्स खाली गई है। बाकी दोस्तों दूसरा कारण ये भी है कि जो आपको परमानेंट रिक्रूटमेंट 2022 में केंद्रीय विद्यालय का नोटिफिकेशन देखने को मिला था, नोटिफिकेशन के बाद भी कई अभ्यर्थियों ने D+B में ज्वाइनिंग ली है, क्योंकि आप जानते हैं D+B की रिक्रूटमेंट तो आपको 2021 में देखने को मिली थी, जिसका ज्वाइनिंग का प्रोसेस होते होते 2022 का लास्ट आ गया था। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी रह रहे थे नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही कि जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली थी। और ये दोस्तों बिल्कुल सच बात है, आप देख लेना कोई सी भी D+B की रिक्रूटमेंट था कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो कैंडिडेट होते हैं वो केवीएस को रिजाइन देकर D+B में ज्वाइनिंग लेते हैं।
और अब कैंडिडेट जब भी ज्वाइनिंग लेता है दोस्तों, जब उसकी डेट आ जाएगी, ऐसा नहीं है रिजल्ट में D+B के नाम आया कि उसका सिलेक्शन हो गया जब भी वो नौकरी पर अपनी रिजाइन दे देगा, जब नहीं देगा, जब उसकी डेट आ जाएगी ना ज्वाइनिंग करने की, उससे 2-3 दिन पहले देगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता ना 2-3 खाली बैठ के क्या फायदा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में तो उसे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो जिस दिन ज्वाइनिंग की डेट आती है उसी दिन वो करते हैं। तो दोबारा से अगर मैं TGT का एग्जाम्पल आपको देके बताऊँ, इसमें जो फीमेल कैंडिडेट थी उन्होंने, उसका सिलेक्शन की लिस्ट आई नहीं थी। उस सिलेक्शन की लिस्ट दोस्तों केंद्रीय विद्यालय की जो परमानेंट रिक्रूटमेंट थी उसके नोटिफिकेशन निकलने के बाद आई थी। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि D+B में किन अभ्यर्थियों को सिलेक्शन की लिस्ट कब आई है, और उससे कंपेयर करके देख लेना। अगर नोटिफिकेशन निकलने के बाद आई है, जैसे TGT संस्कृत का मैंने आपको एग्जांपल देके बताया, तो फिर वहाँ से वो रिजाइन देके, जो अब लेडी कैंडिडेट है या फिर कोई भी मेल भी अगर कोई होगा जिसका किसी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कारण रुक रहा होगा, तो वो जो वहाँ से रिजाइन देके दोबारा से इसमें ज्वाइनिंग लेंगे D+B में, तो दोस्तों उनकी सीट्स भी खाली हो जाएंगी। तो एक तो डिपार्टमेंटल की आपकी खाली हो गई, ऊपर से जो ज्वाइनिंग लेंगे उसकी, और छोटे मोटे दोस्तों और भी कारण होते हैं सीट्स खाली होने के। तो केंद्रीय विद्यालय यही कोशिश करेगा पिछली बार की तरह कि इस बार भी उन्हें सीट्स बढ़ा के उन पदों को भर दिया जाए, क्योंकि एग्जाम लेने का प्रोसेस है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, और ऊपर से दोस्तों काफ़ी गैप भी आ जाता है इसमें। तो दोस्तों मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, आप ये बिल्कुल मान करना चलें कि निश्चित रूप से आपको सीट्स बढ़ने को ही देखने को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केंद्रीय विद्यालय के ऊपर निर्भर करता है, वो सीट्स को बढ़ा भी सकता है या फिर जितनी उतनी भी रहने देगा, और कुछ केस में तो दोस्तों सीट्स को घटा भी दिया जाता है। ठीक है, तो सारा का सारा केंद्रीय विद्यालय पर निर्भर करता है। बस मैंने तो जो पिछली बार के जो सीन हुआ था, तो सेम शायद आपको इस बार भी सीन देखने को मिल जाए, इसके विषय में मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है, और वो सीन क्यों देखने को मिल सकता है उसके कारण भी मैंने आपको बता दिए। और दोस्तों इसमें उन अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला जिनका इंटरव्यू की लिस्ट में नाम नहीं आया है, क्योंकि फिर उन्हें तो बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि आप जानते हैं एक सीट्स पर 4-4 अभ्यर्थियों को बुला रखा है, जो भी अभी लिस्ट में TGT PGT के लिए देखने को मिली। बाकी जनरल में थोड़े कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया, इसके पीछे भी एक कारण है। अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि जनरल की मेरिट की जो इन्होंने निकाले इंटरव्यू को, उसमें कम अभ्यर्थियों क्यों बुलाया गया, जबकि EWS OBC SC ST की आप सीट्स देखेंगे उसमें एक सीट्स पर 4 अभ्यर्थियों को बुला रखा है। ठीक है, तो इसमें निश्चित रूप से जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू की लिस्ट में नाम है उन्हें तो निश्चित रूप से सीधा इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा अगर ये सीट्स बढ़ा दी जाती हैं। बाकी नहीं बढ़ाई गई तो भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि फिर आप अपनी तैयारी छोड़ दोगे। तो जितनी भी सीट्स हैं उन पे तो भर्ती करेंगे, तो अपनी तैयारी में बिल्कुल भी कमी मत रखना। जो आपकी तैयारी चल रही है उसमें जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, अगर आपका लिस्ट में नाम आए तो दोस्तों कर लो उतनी मेहनत। ज़्यादा समय भी देखने को नहीं मिला, 1 महीने के आसपास आपको समय देखने को मिला था, तो जितनी आप मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लेना, निश्चित रूप से आपको उसमें फ़ायदा होगा। अगर सीट्स बढ़ा दी जाएंगी तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। क्योंकि इसमें 2018 की बात करें, इसमें मेरे ही कुछ सुपर सीनियर थे जिन्हें ये लग रहा था कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जैसे सीट्स बढ़ी तो हालांकि उनका बिल्कुल लास्ट में नाम आया था, लेकिन नाम तो आ गया। अब दोस्तों चाहे रैंक 1 आए चाहे लास्ट आए, तो बनना तो जिस भी पोस्ट के लिए आपने उसमें अप्लाई करा है उसी पोस्ट के लिए आप रहोगे, और बाकी सैलरी वगैरह सब सेम रहेगी। और ये 1-1.5-2 साल तक ही रहता है कि मेरी रैंक जितनी आई थी, थोड़े 2 साल बाद सब बराबर हो जाता है, और फिर सभी अपनी नौकरी कर रहे होते हैं जिस भी हिसाब से वो कर रहे हैं। तो बाकी मैं ये नहीं बोल रहा कि रैंक अच्छी आ रही है तो इसमें गलत है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, काफ़ी अच्छा होगा अगर आप रैंक अच्छी लेके आएंगे। वैसे इसमें एक ही फ़ायदा होता है रैंक केंद्रीय विद्यालय में अच्छी लाने का, और ये भी कंफर्म नहीं होता, बस इतना होता है कि जैसे देखो PRT को तो आसपास मिल जाता है स्कूल वगैरह, ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता, लेकिन TGT PGT की बात करते हैं ना, इन्हें फेंकते हैं लंबा, तो इसमें दिक्कत ये होती है। ठीक है, लेकिन जिस अभ्यर्थी की रैंक अच्छी होती है ना उसके मैक्सिमम चांस होते हैं, उसके स्टेट तो नहीं मिलता उसे, लेकिन उसके आसपास उसे स्कूल मिल जाते हैं, और जिनकी रैंक कम होती है उन्हें बहुत बहुत दूर फेंका जाता है। लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के मन में ये चलता है कि कहीं भी ज्वाइनिंग, कहीं भी पोस्टिंग हो जाए, एटलीस्ट हमारी जॉब लगे। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भविष्य शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।